Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये तीनों टॉपिक को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर जो है आप 360 डिग्री में प्रॉपर एनालिसिस को समझ पाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर ऐसी है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी थी, इजराइल की नींद उड़ा रखी थी। इनका नाम है अली लारजानी और अली लारजानी अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से, लगभग 18 दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है और इसमें ईरान की तरफ से मुकर विरोध अगर किसी ने किया है तो वो है अली लारजानी। सबसे बड़ा अगर कोई जवाब दे रहा था मुखर होकर, अपनी आवाज बुलंद करके, तो वो अली लारजानी थे। कल जो है एक खबर आई जिसमें ईरान के तरफ से तो नहीं लेकिन इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि भाई अली लारजानी मारे जा चुके हैं, इनका पूरा परिवार खत्म किया जा चुका है। लेकिन ये खबर की पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई थी, इसीलिए हम कल जो है इस पर वीडियो लेकर नहीं आए। लेकिन आज जो है ईरान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अली लारजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कल ये खबर चल रही थी डेड और अलाइव, लेकिन आज जो है ये क्लियर हो गया है। कल अनक्लियर था, आज ये क्लियर हो गया है। खबर ये है दोस्तों कि अली लारजानी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने बोल दिया कि ही इज एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट किया जा चुका है। अब आपको बता दूं कि अली लारजानी जो थे ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, बहुत ही लिबरल माने जाते थे और एक तरीके से बातचीत चल रही थी ईरान अमेरिका के बीच में, न्यूक्लियर समझौतों से लेकर जो जिनेवा में बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल था तो वो अली लारजानी का था। इनका बैकग्राउंड काफी अच्छा था, लिबरल माने जाते थे और एक तरीके से खेमनेई के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई पोजीशन का व्यक्ति था, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो वो अमित शाह जी हैं, है ना। उसी तरीके से अगर ईरान में देखा जाए तो खेमनेई के बाद अगर कोई आता था तो अली लारजानी थे। क्यों? क्योंकि ये पूरे ईरान के नेशनल सिक्योरिटी को देखते थे। जैसे भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं, उसी तरीके से ईरान की पूरी नेशनल सिक्योरिटी को देखने वाले कौन थे? तो अली लारजानी थे। एक और महत्वपूर्ण बात इनके बारे में बता दूं कि जब खेमनेई की मृत्यु हुई, खेमनेई को जब मारा गया इजराइल की तरफ से, उसके बाद से पूरे ईरान की बागडोर जो है इनके हाथ में आ गई थी। एक तरीके से पूरा जो रणनीति बनाना था, स्ट्रैटेजी जो बनाई थी, जो कूटनीति डिप्लोमेसी करनी थी, वो सब कुछ कौन कर रहा था? अली लारजानी कर रहे थे। तो एक तरीके से ये जो इनकी मौत हुई है, इनको जो मारा गया है, तो उससे जो है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, एक गैप जो है क्रिएट हो गया है। अब देखना होगा कि ईरान जो है इनको रिप्लेस कैसे करता है, यानी कि जिस ओहदे पे ये थे, जो निर्णय ये ले रहे थे, अब उस ओहदे को कौन संभालेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर आई है, मैं ये भी बता दूंगा आपको अगले स्लाइड में, ध्यान से देखिएगा। तो इजरायली मीडिया से मिलिट्री टारगेटेड टॉप सिक्योरिटी चीफ लारजानी, और ये देखिए तस्वीर आ गई है। ये ईरान की आज की तस्वीर है। अली लारजानी के साथ उनके बेटे भी मारे गए हैं, पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसा माना जा रहा था कि जिस बिल्डिंग में ये थे उस बिल्डिंग पे ही अटैक किया गया और उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अली लारजानी के साथ साथ मुज्तबा खेमनेई के ऊपर भी $10 मिलियन का इनाम रखा गया है। लगभग 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, 92 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये मोसाद और सीआईए का इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग था कि उसने पता कर लिया कि अभी अली लारजानी किस बिल्डिंग में है, किस फ्लोर पे है, और टारगेट करके एकदम सटीक निशाना बैठाया, या फिर ईरान से ही, या फिर कोई इनका एजेंट ही जो था, जो इनके बीच में बैठा हुआ है, उसने ही ये खबर लीक की। कहां से ये खबर लीक हुई कि एग्जैक्ट निशाना करके अली लारजानी को मार दिया गया। लेकिन एक और बात बताऊं दोस्तों, अली लारजानी को पता था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, सैयद अब्बास अरागाची को भी पता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, खेमनेई को भी पता था कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, उसको मार दिया जाएगा। मुस्तफा खेमनेई को भी पता है कि उसको मार दिया जाएगा। ईरान से अगर 2-3 चीजें सीख सकते हैं तो वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले सेल्फलेसनेस क्या होता है दोस्तों? कि हमको मालूम है कि हम जो है इस वॉर में मारे जाएंगे, फिर भी हम लड़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस। आप इसको एक करेज वर्ड जो है, करेज वर्ड के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। आप रिजॉल्व एक वर्ड है, उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो दे आर वेरी हाईली डिटरमाइंड पीपल। इनको पता है कि हम हार जाएंगे लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। और देखिए इस तरीके से कल परसों ये व्यक्ति जो है ईरान की सड़कों पे खुला घूम रहा था, क्योंकि इसको पता है कि हमको तो आज नहीं तो कल मार दिया जाएगा। तो एक तरीके से क्यों ना निडर होकर जिया जाए, है ना। आपने देखा हो कि बहुत सारे भारतीय सैनिकों को कभी कभी पाकिस्तान ने एक तरीके से धोखे से कब्जे में कर लिया और उनके साथ बहुत बर्बरता की। आपने धुरंधर फिल्म में देखी होगी, कल फिर से जो है धुरंधर रिलीज हो रही है, उसमें इन सब चीजों को दिखाया गया है कि किस तरीके से किसी भारतीय सैनिक को अगर पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं तो उन पर कितनी बर्बरता की जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भारतीय सैनिक भारत के विरोध में, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पैट्रियोटिज्म है, पैट्रियोटिज्म, है ना। एक होता है वर्ड नेशनलिज्म और एक होता है पैट्रियोटिज्म। दोनों वर्ड में ना ये जमीन आसमान का अंतर है। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में जब आप फर्क समझ में आ जाएगा आपको, तब जान पाएंगे कि ये जो था अली लारजानी, ये पैट्रियोटिक था, नेशनलिस्ट नहीं था।
समझ में आ रही है बात आपको? तो ये अली लारजानी अब नहीं है, अब इनके जगह पे कौन आने वाले हैं? ये भाई साहब आने वाले हैं। अली लारजानी का पोस्ट जो है अगर हट गया ना, वो मारे गए, तो इसका मतलब ये से मत समझिए कि ईरान ने बोला कि भाई हम सरेंडर कर देंगे, नहीं। सैयद अब्बास अरागाची के आज के इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास बहुत लोग हैं। आपको एक बात बताऊं, मजेदार बात, ईरान की लिटरेसी रेट, एक बार आप विकिपीडिया सर्च कीजिए, ईरान की लिटरेसी रेट चेक कीजिए, मोर देन 90% लिटरेसी रेट है। साक्षरता दर जो ईरान की है मोर देन 90%। मैंने विकिपीडिया में पढ़ा, जो पढ़ रहा हूं मैं भी आपको वही रेफर कर रहा हूं। विकिपीडिया में जाइए और एक बार सर्च कीजिए कि एजुकेशन लेवल क्या है ईरान का। उन्होंने बोला कि ये भाई साहब जो है अली लारजानी का जगह लेंगे और हम लोग अभी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे। यानी कि नेता मारे जा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व तो मारा जा रहा है, सुप्रीम लीडर मारे जा रहे हैं, लेकिन घुटने टेकने को तैयार नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड करेज। साहस इसी को तो कहते हैं, साहस इसी को तो कहते हैं कि आपके हाथ निहत्थे हो लेकिन तब भी आप सीना चौड़ा करके खड़े हो, तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड करेज। करेज का यही परिभाषा है। डेफिनेशन अगर देनी हो कभी करेज की, तो याद कर लीजिएगा अली लारजानी को, है ना। अली लारजानी जिसको मालूम है कि हमको मारा जाएगा, लेकिन फिर भी बंकर में नहीं बैठा है, कहीं छिपा हुआ नहीं है, रोड पे घूम रहा है। तस्वीर देखी थी ना आपने चश्मे वाली, पिछले वीडियो मैंने दिखाया था। तो करेज का यही परिभाषा है ना, करेज की यही परिभाषा है। आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। अली लारजानी एक बात बोली थी कि जो अपनों की ही मदद ना करे वो सच्चा मुसलमान नहीं। देखो एक और चीज बताता हूं, अमेरिका ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की कोई मदद नहीं कर रहा है, अमेरिका और इजराइल की कोई देश मदद नहीं कर रहा है, नाटो के कोई देश मदद नहीं कर रहे हैं, यूरोप के कोई देश मदद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन देशों को पता है कि भाई ये चीजें गलत हैं। अमेरिका इज एग्रेसर एंड ईरान इज अ विक्टिम हेयर। ईरान इस समय विक्टिम है, अमेरिका एग्रेसर, क्योंकि अटैक उसने किया है। जब बातचीत चल रही थी जेनेवा में, ओमान जो है एक देश जो है, जब इनके बीच में एक मध्यस्थता कर रहा था, मेडिएशन कर रहा था, उसके बावजूद आपने अटैक किया और पूरे लीडर को मार दिया। तो कोई अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा है? आपको इस पे सोचना चाहिए कि आज अमेरिका का साथ लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, आज इजराइल का साथ लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई देश जो है अमेरिका के साइड से आके लड़ रहा है? कोई देश नहीं लड़ रहा है। और एक और बात है, जितने भी मुस्लिम देश हैं जो ये आज बात करते हैं कि हम मुस्लिम पॉपुलेशन हमारा इतना है, इतने सारे इस्लामिक स्टेट हैं, कोई ईरान के साथ भी खड़ा नहीं है दोस्तों। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं, ये सारे अमेरिका के चाटुकार हैं। ये सारे अमेरिका के एक तरीके से कॉलोनी है। इन जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री आप जानते हैं, उन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में हजारों हजार सैनिक बैठे हुए हैं। किसके? अमेरिका के। हजारों बेसिस बनाए गए हैं अमेरिका के इन सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में। इनकी पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका ही तो देखता है। ये कहने के लिए इस्लामिक स्टेट है, इनमें कोई दम नहीं है। जितने भी इस्लामिक स्टेट है, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, उसमें सबसे अगर कोई पावरफुल है तो वो ईरान है। एक बार आप ईरान का इतिहास पढ़ के देखिए, आज तक ईरान को कोई कॉलोनी नहीं बना पाया। आपने देखा ना, 200 वर्षों तक भारत जो है गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था ना। आज तक ईरान को कोई गुलाम नहीं बना पाया। जाके पढ़िए एक बार इतिहास ईरान का। ईरान को कोई गुलाम नहीं बना पाया। कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन पर्सिया को कोई गुलाम नहीं बना पाया, ईरान को कोई गुलाम नहीं बना पाया। वो किसी का कॉलोनी नहीं बना। और उस देश पे अगर आक्रमण करके अगर अमेरिका ने ये सोचा कि भाई 2-3 दिन 4 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तो ध्यान कर लीजिए आज 18वां दिन है। टुडे इज डे 18। और डे 18 में क्या हुआ है? डे 18 में सैयद अब्बास अरागाची क्या कह रहा है कि भाई कोई बात नहीं, एक ऑफिसर मारा गया, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑफिसर है, वो जगह ले लेगा उसकी। तो ये करेज होता है ना, ये देखना चाहिए आपको। कोई उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा दिन भी आ सकता है। देखिए ना, लिविंग नाटो इज समथिंग टू थिंक अबाउट, ट्रम्प सेज आफ्टर एलाइज रिफ्यूज टू सिक्योर हॉर्मुज स्ट्रेट। कोई मदद करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में कोई एक देश नहीं है जो अमेरिका के साथ खड़ा हो इस समय। फ्रांस ने क्या बोला आपको बताऊं मैं? फ्रांस ने क्या बोला, ये देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को क्या कहता है डोनाल्ड ट्रंप कि ये तो चले जाएंगे अभी कुछ दिन में। इमैनुअल मैक्रो को कहता है ट्रंप कि भाई ये कुछ दिन का ही मेहमान है, अब चला जाएगा। इसको गाली दे दिया एक तरीके से। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को गाली दे दिया, तो इमैनुअल मैक्रो ने भी जवाब दिया। क्या कहा कि बमबारी रुकी तो ही करेंगे मदद। हॉर्मुज पर ट्रंप की नाराजी पर मैक्रो कह रहे हैं कि आप बमबारी रोकेंगे ना, तभी हम मदद करने के लिए जाएंगे। तो जब बमबारी रुक जाएगी तो ये मदद करने के लिए क्या जाएंगे? समझ में आ रही है ना बात? तो वही कह रहा है ट्रंप कि भाई जब युद्ध खत्म ही हो जाएगा तो मेरी मदद करने के लिए क्या होगा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो इमैनुअल मैक्रो ने भी जवाब दे दिया कि भाई हम तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। कोई देश, जर्मनी मदद नहीं कर रहा है, जर्मनी मदद नहीं कर रहा है अमेरिका की। कोई नाटो का देश समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा ना स्पेन का राष्ट्रपति किस तरीके से उसने बोला कि भाई हम तो नहीं आएंगे, ये हमने ये वॉर नहीं शुरू किया था, तुमने हमसे पूछ के शुरू किया क्या? आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। अमेरिका के अपने देश के, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। भारत में क्या है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, हजारों हजार पॉलिटिकल पार्टी है भारत में। नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है, हजारों पार्टी आप बना सकते हैं, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। लेकिन अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है। चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, दोनों तरफ से विरोध शुरू हो गया है। जो अपोजिशन पार्टी है वो तो विरोध कर ही रही है, क्योंकि पेंटागन जो है, जो वहां की संसद है, वो पैसा नहीं दे रही है। और हजारों करोड़ रुपए डेली खर्च हो रहे हैं इस युद्ध में। 18 दिन हो गया, सोचिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं अमेरिका के।
वहां के सबसे बड़े ऑफिसर हैं टेररिज्म डिपार्टमेंट के, उनका नाम है जोय कांट। नाम देखिए, जोय कांट नाम है, और इन्होंने क्या बोला है कि भाई मैं रिजाइन देता हूं, मैं अपने पोस्ट से रिजाइन देता हूं। और ये छोटे मोटे ऑफिसर नहीं है, बड़े सेक्रेटरी लेवल होता है ना, सेक्रेटरी, उस लेवल के ऑफिसर है। एक तरीके से जो हमारे एनएसए हैं जीत डोवाल, उस तरह के ऑफिसर है, पूरे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को देखते हैं अमेरिका के। उन्होंने क्या बोला है, मजेदार बात बोली है। उन्होंने बोला वी स्टार्टेड दिस वॉर ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल। यानी कि इन्होंने बता दिया कि ट्रंप तुम जो है तुम टट्टे हो, किसके, इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू के तुम टट्टे हो। यानी कि इजराइल के कहने पे अमेरिका ने इस वॉर को शुरू किया। मैं नहीं कह रहा हूं, जोय कांट कह रहे हैं। और फिर आगे क्या किया, एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, इसके कहने पे ये वॉर शुरू हुआ है। इसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं, इसमें अमेरिका का कोई फायदा नहीं है। हमने बेमतलब का जो है वॉर शुरू कर दिया। जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत करना था, वो रिजल्ट दे रहा था बातचीत। अगर बातचीत रिजल्ट नहीं देता तब आप अटैक करते, लेकिन बातचीत जो चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें रिजल्ट दिख रहे थे, इसके बावजूद अटैक किया गया। ये सीधे सीधे ऐसा माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के कहने पे ऐसा किया गया, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये तो अमेरिकन ही जानते हैं और जोय कांट ही जानते हैं। एक और बात, मजेदार बात बताऊं, ये उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, रेजिग्नेशन लेटर है उनका, अपना इस्तीफा पत्र दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और इस पे व्यूज कितने हैं, ट्विटर पे इन्होंने दिया है, और इस पे व्यूज हैं 81.9, यानी कि 82 मिलियन, 82 मिलियन लोगों ने इस रेजिग्नेशन को देखा है। इससे आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि जोय कांट कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसको नॉर्मल इंसान मत समझिएगा आप। 82 मिलियन लोग जब देख रहे हैं इसके ट्वीट को, और ट्विटर बहुत कम लोग चलाते हैं, भारत में बहुत कम लोग होंगे जो ट्विटर चलाते होंगे, पूरी दुनिया में भी ऐसे ही है, क्योंकि ट्विटर जो है वो अलग तरह का कंटेंट, उस पर आप इंस्टाग्राम की तरह रील्स वगैरह ज्यादातर नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ट्विटर पे जो है 82 मिलियन लोग अगर देख रहे हैं इसके ट्वीट को, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और इसकी बात का कितना महत्वपूर्ण है, इसकी बात कितनी महत्ता है, कितना इंपॉर्टेंस है, ये जो है व्यूज बता रहे हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए इमैनुअल मैक्रो, वो पूरी दुनिया थूक रही है ट्रंप पे, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मालूम चल गया है कि ट्रंप इसमें बस अपना एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहा है। ट्रंप पागल है, सनकी है ना, मेंटली इल है, उसको इलाज की जरूरत है। 18 दिन तो मिसयूज को खींच लिए, पूरी दुनिया को तबाह कर दिए। भारत का अभी भी आपको बताऊं, भारत का 22 जहाज, 24 था, 24 में से 2 आ गया, नंदा देवी और अलकनंदा, 2 आ गए हमारे, 22 अभी भी फंसे हुए हैं। हो सकता था कि अगर हमने शुरू में खेमनई का मृत्यु का कंडोलेशन से दे दिया रहता कि भाई हम नहीं चाहते कि भाई किसी की मृत्यु हो, आप ऐसे अटैक ना करें, कुछ भी आप लिख दिए रहते, तो हो सकता था ये 22 जहाज में से कुछ जहाज और आ जाते। भारत में प्रतिदिन पहले 55 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, 55 लाख सिलेंडर। भारत की आबादी कितनी है, 140 करोड़, 140 करोड़ आबादी है, 55 लाख सिलेंडर जो है वो डेली डिलीवर होता था, अभी 85 लाख हो रहा है, क्योंकि लोग पैनिक क्रिएट हो गए हैं ना, पैनिक आ गई, ये तो नंबर बढ़ गया है। 80 से 85 लाख सिलेंडर डेली बुकिंग हो रही है। ये जो 2 कंटेनर आए हैं ना, इससे कितने गैस भरे जाएंगे, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा भाई, हमें ज्यादा गैस की जरूरत है। आप देखिए ना, बहुत सारे मजदूर जो है ना, आज मैं वीडियो देख रहा था, बहुत सारे मजदूर गुजरात से बाहर घर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग घर जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो छोटे छोटे सिलेंडर में गैस भरवा कर 90 रुपए किलो जो खाना बनाते थे, वो 90 रुपए किलो जो गैस था वो 300 रुपए किलो हो गया है। क्या बात करते हैं आप, 300 रुपए किलो हो गया है। मैं बहुत सारे पर्सनली, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सर मैं घर जा रहा हूं। मैंने बोला क्यों, तो सर खाना नहीं बना पा रहे हैं, खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने क्यों नहीं खा पा रहे हो, सर बताइए 90 रुपए किलो जो गैस हम भरवाते थे 1 महीने पहले, वो 300 रुपए किलो कैसे भरवाएं। और ये बात सत्य है, हजारों हजार वीडियोज पड़े हुए हैं, आप एक बार देखिए ना रियलिटी। तो 2 कंटेनर जो आए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये बस 2-3 दिन की राहत मिलेगी, क्योंकि भारत की आबादी छोटी नहीं, 140 करोड़ की आबादी है, और हर दिन 85 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, 85 लाख। अब 2 आ गए हैं हमारे, लेकिन 22 अभी भी फंसे हुए हैं, उसमें से 4 में लगभग जो है एलपीजी लदा हुआ है, एलपीजी स्टोर है। अगर ये 4 और आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ दिन की और राहत मिल जाएगी हमें। इस बात को समझिए आप ध्यान से, रियलिटी बता रहा हूं, कोई चाटुकारिता या फिर किसी के साथ नफरत नहीं है, किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, जो रियलिटी है वही बात बता रहा हूं मैं आपको। आगे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, ये देखिए ना, ये अमेरिका है, भारत का मखौल उड़ा रहा है। ये क्या है भाई, आपको बताऊं कि यही अमेरिका है जिसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा गाली दिया है। क्या बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए। किसने बोला था भाई, उसने कम से कम 500 बार यह बोला होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था उसका सीज फायर मैंने करवाया। कम से कम 500 बार भारत की बेइज्जती की होगी, हमारे पे ऊपर टैरिफ लगाया, हमेशा बेइज्जती करते रहा। भारत में बहुत सारे लोग डिपोर्ट किए गए अमेरिका से, उनके हाथ में हथकड़ी बांधकर भेजा गया भारत में। आपने देखा ना पंजाब में बहुत सारे लोग जब आए वहां से, तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी लोग भारतीय जो भी अमेरिका में है ना, वो जल्दी से अमेरिका छोड़कर चले जाएं। और अगर खुद छोड़कर जाएंगे तो उनको क्या फायदा मिलेगा पता है, उनको बोला कि फ्री में हम टिकट दे देंगे आपको और $2600 पैसे भी देंगे आपको। अगर आप खुद जाएंगे ना
खुद आके बोलेंगे कि हम इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, हमें जो है भारत भेज दीजिए, क्योंकि भारत की बात हो रही है ना। तो बोला कि ठीक है, हम आपको $2600 देंगे और फ्री टिकट दे देंगे। भारत को एक तरीके से इतना जलील करने की कोशिश कर रहा है ये ट्रम्प, जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों, कोई हिसाब नहीं है। आप अनुमान नहीं लगा सकते। यही अमेरिका है जो हमको कहता है कि भाई तुम रसिया से तेल खरीद लो। यही अमेरिका जो हमको कहता है कि रसिया से तुम तेल खरीदना बंद कर दो, खरीदना बंद कर दो, खरीद लो। ये कौन होता है हमको बताने वाला? आज भारत की बेइज्जती कर रहा है। और वो कौन से भारतीय जो अमेरिका में जा रहे हैं? भाई आप भारत में रहकर भारत को ही विकसित बनाने का काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों जा रहे हैं आप अमेरिका में? कभी H1B वीजा के नाम पे यहां के लोगों को परेशान कर रहा है, हर तरीके से परेशान करता है। कभी रेसिस्ट रिमार्क। भारतीयों की क्या इज्जत है पूरी दुनिया में, आपको पता नहीं किस तरीके से रेसिज्म को फेस करना पड़ता है भारतीयों को दूसरे देश में। मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी लोग भारत के बाहर हैं, वो सारे लोग भारत में आए, भारत की सरकार को, अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने सांसद को, अपने विधायक को बोले कि भाई तुम भारत में ही ये संभावनाएं बनाओ, ये अपॉर्चुनिटी दो कि हम भारत में ही काम करके हम भारत को ही आगे बढ़ाएं। क्यों हम दूसरे देश में जाके काम करेंगे बेइज्जती होने के लिए? इस तरह की बेइज्जती हो रही है भारत की पूरी दुनिया में, और खास करके ये अमेरिका, ये ट्रंप, इसकी पूरी दुनिया में कोई मदद नहीं कर रहा है। ये भारत की आज की है बात, ये 18 मार्च की बात है भाई दोस्तों, ये पहले की न्यूज नहीं दे रहा हूं, आज की न्यूज है ये। भारत का मखौल उड़ा रहा है कि यू कैन गो होम विद फ्रेश स्टार्ट, फ्री फ्लाइट टिकट ले लो भाई, $2600 ले लो, तुमको बोनस मिलेगा। क्या बेइज्जती है भाई? कह रहे इंडियन एलियंस हैं भाई, हमको तो एलियन बना दिया, हमको एलियन बना दिया। समझ में आ रही बात? और देखो इसका अंजाम क्या होता है बताऊं आपको, ये देखिए ना। अच्छा ये खबर तो छोड़िए, अभी इसको बाद में बात करूंगा। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की पेशकश की। रूस पाकिस्तान को तेल दे रहा है। जब आप तेल जब वो दे रहा था, रसिया, यही रसिया है ना जो हमको डिस्काउंट रेट पे तेल दे रहा था, तो फिर अमेरिका ने बोला कि तेल खरीदना बंद कर दो। तो हमने पहले जो 100 लीटर हम तेल लेते थे, उसे हम 5 लीटर तेल बंद नहीं किए, 5 लीटर तेल लेने लगे। 100 लीटर लेते थे, अब 5 लीटर लेने लगे, जब डिस्काउंट रेट पे दे रहा था। आज यही रसिया है ना, पहले जो 10 रुपए में देता था ना, वो आज 20 रुपए में दे रहा है। महंगा तेल दे रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है हमको, भारत को कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। समझ में आ रही बात? आज ये रसिया जो है किसको? पाकिस्तान को तेल दे रहा है, हमारे दुश्मन को। अरे भाई जब आप दोस्ती नहीं निभाएंगे तो वो दोस्ती क्यों? ठेका लेकर बैठा है क्या आपका? भारत का ठेका लेकर बैठा है वो, पाकिस्तान को भी तेल देगा वो, क्या दिक्कत है? जब आपने अमेरिका के दबाव में आके उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, तो आज वो भी जो है जिसको मन करेगा उसको तेल बेचेगा। क्या परेशानी है फिर? हमको तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को तेल बेच रहा है, आज पाकिस्तानी खुश है, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। देखो ना वहां के एक मिनिस्टर ने क्या बोला, मॉस्को टू प्रोवाइड ऑयल टू इस्लामाबाद एट डिस्काउंटेड रेट। पाकिस्तानी मिनिस्टर मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए ना ये क्या लिखा हुआ है, मॉस्को टू प्रोवाइड ऑयल टू इस्लामाबाद एट, जो है ये न्यूज चला रहे हैं, लेकिन क्या है ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। डिस्काउंट कोई, रसिया सेज इट्स सेलिंग ऑयल टू पाकिस्तान विदाउट स्पेशल डिस्काउंट, है ना, इस तरह की जो है न्यूज है। तेल दे रहा है, न्यूज की खबर है कि तेल दे रहा है, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तानी वाले मजाक उड़ा रहे हैं ना कि भाई देखो हमको तेल मिल रहा है, फ्री में तेल मिल रहा है, डिस्काउंट रेट पे तेल मिल रहा है, रशिया दे रहा है, रशिया तुम्हारा दोस्त है। समझ में आ रही है? लेकिन एक और चीज बताऊं आपको, ये देखिए खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कुछ दिन पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस बैक टू अमेरिका, तो बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है ना दोस्तों, 400 मासूम लोग मारे गए, कल की बात है, हजारों लोग घायल हुए। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सीधे और सीधे अमेरिका है। और ये सारी कहानी बगराम एयरबेस की है। आज पाकिस्तान का इतना हिम्मत कैसे बढ़ गया कि हमेशा जो है अफगानिस्तान के लोगों को मार रहा है बार बार? क्योंकि तालिबान जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करता नहीं है। तालिबान पूरी तरीके से सपोर्ट दिखा रहा है ईरान को, पूरी तरीके से सपोर्ट दिखा रहा है ईरान को। समझ में आ रही है बात आपको? तो एक तरीके से अफगानिस्तान पर जितना भी अटैक हो रहा है ना, वो सब अमेरिका ही करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने लंबे समय तक इतने लोगों को मारता चला जाए। अफगानिस्तान में बहुत कहर जो है ढा रहा है पाकिस्तान, और इसकी हिम्मत पीछे अगर बढ़ी है ना पिछले कुछ दिनों में, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम पे। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है बगराम एयरबेस लेना, और इसका काम कौन कर रहा है? इसका काम कर रहा है इसका प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी कौन है? पाकिस्तान। तो इसके काम को पाकिस्तान इसने हायर कर रखा है ना, ये उसका गुंडा है, वो है ना, गुंडा है, उसको हायर कर रखा है कि भाई जाओ अफगानिस्तान के लोगों को मारो, और मारने के बाद जो है बगराम एयरबेस खाली करवाओ। एक और खबर चल रही है दोस्तों, खबर ये पता नहीं क्यों चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार ये खबर चलाई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू एलिमिनेट कर दिए गए हैं। लेकिन ये खबर जो है बार बार आ रही है, फिर जो है इसको बेंजामिन नेतन्याहू प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं भाई देखो हम जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा है, वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खबर फैलाई जा रही है। सत्यता ये है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, क्योंकि अभी तक के जितने भी इनके तरफ से जो चीजें बनाई गई हैं, रिपोर्ट, फोटो डाले गए हैं, वीडियो डाले गए हैं, उसे देख के यही पता चलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है। लेकिन कल एक मीटिंग हुई दोस्तों, कल की ये मीटिंग है, और
कल की मीटिंग में ये देखा गया कि भाई देखो ये डिफेक्ट वीडियो बनाया जा रहा है, इस तरह के बहुत सारे डिफेक्ट वीडियो बना के, एआई वाले वीडियो बना के क्लेम किया जा रहा है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं ऐसे न्यूज चलाया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसी न्यूज नहीं है दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है और एक तरीके से वो अपने देश को, एक तरीके से देखो होता क्या है कि इजराइल की तरफ से ज्यादातर मीडिया में पब्लिसिटी नहीं की जाती। इजराइल ज्यादा मीडिया में पब्लिसिटी नहीं करता जितना अमेरिका करता है। इजराइल की तरफ से खबर बहुत कम आती है, क्यों? क्योंकि वहां पे मीडिया पे सेंसरशिप लगा हुआ है। मीडिया पे सेंसरशिप लगा हुआ, किसी भी तरह का वीडियो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता इजराइल की तरफ से, समझ में आ रही है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में हमें खबर पता चल जाती है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट कर देता है, लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसा नहीं होता। इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया, जो कि खबर जो है पूरी झूठी है। आई थिंक आज का वीडियो आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा, चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी, भारत की डिप्लोमेसी भी समझ में आ रही होगी, पूरी दुनिया में भी क्या चल रहा है ये भी आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। एक बार ज्वाइन कीजिएगा, आपको कुछ मिनिमल अमाउंट देना होगा, उसके बाद से आराम से आप जो है सारी चीजों को बेनिफिट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।